हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। आज की वीडियो में हम लोग नेशनल पेंशन सिस्टम को देखेंगे, एनपीएस को देखेंगे। मैं इसमें बताऊंगा कि इसके क्या सब बेनिफिट हैं, क्या ये किसके लिए है, ये अकाउंट कैसे खोलते हैं, सब कुछ इसमें मैं डिस्कस करूंगा विद इन द 15 मिनट। ठीक है। एनपीएस सिस्टम जो है ना, लॉन्च किया गया था 22 दिसंबर 2003 को गवर्नमेंट के द्वारा, और ये इफेक्टेड हो गया 1 जनवरी 2004 से। 4 से लेकर के 9 तक जो है केवल ये गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए होते थे, लेकिन 2009 के बाद जो है ना, ये सबके लिए खोल दिए गए, इंडिया के सभी सिटीजन के लिए खोल दिए गए। और साथ ही साथ इसमें एनआरआई जो है ना, वो भी जो है इसका हिस्सा बन सकते हैं एनपीएस का। एनपीएस एक गवर्नमेंट का स्कीम था जिसके द्वारा गवर्नमेंट ने कोशिश किया कि इंडिया के सभी सिटीजन को जो है ना एक पेंशन कवर किया जाए, मतलब पेंशन जो है उसको पेंशन के एक स्कीम के द्वारा कवर्ड किया जाए, ताकि आफ्टर जो 60 ईयर जो है ना, वो जो है किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। ठीक है। तो ये आज की इंडिया के सभी सिटीजन के लिए, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जो है ना, इस अकाउंट को खोल सकते हैं। कोई एनआरआई भी जो है ना, इस अकाउंट को बैंक में जाकर के, पोस्ट ऑफिस में जाकर के खोल सकते हैं। ठीक है कि नहीं आया समझ में? इसका एम सरकार का क्या था? तो ओल्ड एज इनकम, मतलब आप जो 60 साल के हो जाएंगे ना, तो आपको जो बेनिफिट मिले, एक पेंशन मिले। साथ ही साथ इसमें जो है ना, आप जो रुपया जमा करते हैं ना, उस रुपया को जो है ना मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है। इससे क्या होता है कि जो मार्केट अगर अच्छा रहेगा ना, तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है। मतलब आपका जो रुपया रख रहे हैं ना, मतलब एनपीएस में, वो रुपया धीरे धीरे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसमें रिटर्न भी मिल रहा है। कि नहीं आया समझ में? उसके बाद जो है ना, ये जो है कोशिश सरकार का ये था कि इंडिया के सभी सिटीजन जो है ना, इसके अंडर कवर किया जाए। ठीक है। जैसे ही आप ये अकाउंट खोलते हैं ना, इसमें आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाता है, जिसे बोला जाता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर। ये 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है, जिससे ये पता चल सके कि मतलब ये जो है एनपीएस अकाउंट जो है ना, एक पर्सन का केवल एक ही बार खुल सकता है। एक ये यूनिक नंबर होता है। आप जो है ना एनपीएस अकाउंट 2 बार नहीं खोल सकते हैं, ओनली 1 टाइम खोल सकते हैं, जिसके द्वारा एक पैन नंबर दिया जाएगा, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर 12 डिजिट का। ठीक है। अब रहा कि सर इसमें 2 अकाउंट होते हैं, एक होते हैं टीयर 1 अकाउंट और एक होता है टीयर 2 अकाउंट। तो देखिए, टीयर 1 अकाउंट जो होता है ना, ये एकदम आपके जो है ना पेंशन के लिए बनाया गया है टीयर 1 अकाउंट। ठीक है। टीयर 1 अकाउंट को कहा जाता है कि नॉन विड्रॉल अकाउंट होता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन दिया गया है कि मैक्सिमम 3 बार आप टीयर 1 अकाउंट से रुपया निकाल सकते हैं, लेकिन 10 साल तक तो आप बिल्कुल नहीं निकाल सकते टीयर 1 अकाउंट से। ठीक है। लेकिन 10 साल के बाद जो है ना, कुछ परसेंटेज, जैसे 25% रुपया आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन उसमें भी दिया गया है, कोई ऐसा इमरजेंसी केस आया तभी ही आप निकाल सकते हैं। टीयर 2 अकाउंट जो होता है ना, ये विड्रॉल अकाउंट है। इसमें आप जितनी बार जो है रुपया निकालना है, आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो टीयर 2 अकाउंट को कि सर आप बनाया किस लिए गया था? देखिए, टीयर 1 अकाउंट जो है, ये हमारे पेंशन के मकसद से बनाया गया, ताकि हमको ओल्ड एज होने पे जो है हमारा पेंशन मिले। लेकिन टीयर 2 बनाया गया कि अगर आप एक पढ़े लिखे शिक्षित आदमी है ना, तो उससे एक टीयर 2 अकाउंट में रुपया रख करके उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में। कि नहीं आया इसमें? उस रुपया को जो है, जैसे आप देखे होंगे, हमेशा देखे होंगे सोशल नेटवर्किंग साइट पे, कि बहुत सारा ऐप आ गया है, जैसे अप स्टॉक्स हो गए। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपके रुपये को इन्वेस्ट करते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, सिक्योरिटी खरीदते हैं। ठीक है। तो वो कह रहा है कि आप वहां जाने की क्या जरूरत है, आप जो है ना गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन का जो स्कीम है, एनपीएस खोलिए, और एनपीएस में टीयर 2 अकाउंट खोलिए, और टीयर 2 अकाउंट में रुपया लगा करके आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको करना हो। इसीलिए टीयर 2 अकाउंट खोला गया। आई थिंक आप समझे होंगे। ठीक है। टीयर 1 अकाउंट जो है ना, 1 मई 2009, और टीयर 2 इसके 7 महीने बाद 1/12/2009 के बाद जो है अवेलेबल किया गया सभी के लिए। ठीक है। देखिए, इस पे जो आप रुपया जमा करते हैं, इसमें 2 चॉइस होते हैं। एक होते हैं ऑटो चॉइस, अगर आप कोई भी चॉइस नहीं, और एक होते हैं एक्टिव चॉइस। क्योंकि सर ये क्या होता है, तो देखिए, ऑटो चॉइस, एक्टिव चॉइस क्या होता है कि जितना रुपया आप एनपीएस में, जो भी रुपया आप जमा किए ना, उस रुपया को मैंने क्या बोला कि इसे मार्केट में लगाया जाता है। ठीक है। जैसे अभी मैं बताऊंगा आपको, ईसीजी, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो है इस रुपया को लगाया जाता है। ठीक है। अगर आप ऑटो चॉइस करते हैं ना, तो ये एनपीएस स्कीम में जो है फंड मैनेजर जो है ना, आपके रुपये को जो है एक रूल बनाया गया है कि उस रूल के अकॉर्डिंग जो है ना अपने आप इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है कि नहीं आया समझ में? देखिए, टीयर 1 अकाउंट और टीयर 2 अकाउंट में जो अगर आप ऑटो चॉइस जो है ना, ऑटो चॉइस अगर करते हैं ना, ऑटो चॉइस मतलब आपको कुछ नहीं करना है, फंड मैनेजर जो है ना, वो आपके अकाउंट को, आपके रुपये को क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। तो ऑटो चॉइस में फंड मैनेजर ईसीजी में, मतलब इक्विटी में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको कर देगा। लेकिन अगर आप एक्टिव चॉइस चूज करते हैं ना, तो एक्टिव चॉइस में क्या होता है कि आपको अपना रुपया खुद के अकॉर्डिंग लगाना है, कि इक्विटी में कितना लगाना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना लगाना है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कितना लगाना है। ठीक है। तो यही डिफरेंस है आपको टीयर किसके बीच में, तो टीयर 1 और टीयर 2 के बीच में। और साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि कैसे इस रुपये को जो है फंड मैनेजर जो है इसे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है।
अभी देखिए एक पॉइंट ऑफ प्रेजेंस होते हैं, तो अभी मैं सब बताता हूँ पॉइंट ऑफ प्रेजेंट क्या होते हैं, ये फंड मैनेजर क्या होता है, इस सब के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये हमारा पॉइंट ऑफ, सबसे पहला देखिए कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस क्या होता है। देखिए जहां पे आप अपना एनपीएस अकाउंट खोलते हैं ना, उसे पॉइंट ऑफ प्रेजेंस बोला जाता है। जैसे कि बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, ये जितने भी बैंक हैं, बैंक में जाकर के आप उन्हें कह सकते हैं कि सर मेरा एक एनपीएस अकाउंट खोल दीजिए। जैसे वो आपको एनपीएस अकाउंट खोल देंगे और आपको एक पैन नंबर देंगे, कि नहीं आया समझ में। तो पीओपी समझ गए ना, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस होते हैं। उसके बाद होता है एक सीआरए, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। ये क्या करता है, आप एनपीएस में जितने भी डाटा दिए हैं ना, इस सभी डाटा को रिकॉर्ड करके रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। ये हमारा करते कौन है, एनएसडीएल डिपार्टमेंट जो है ना, ये इस रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं एक पेंशन फंड मैनेजर या फिर फंड मैनेजर। जो भी रुपया आप इस एनपीएस अकाउंट में जमा किए ना, उस रुपया को मैंने क्या बोला, इन्वेस्ट किया जाता है। तो वो इन्वेस्ट कौन करता है, तो पेंशन फंड मैनेजर करता है, ठीक है। इस रुपये को इन्वेस्ट करता है पेंशन फंड मैनेजर। अभी एनपीएस में टोटल 6 जो है ना पेंशन फंड मैनेजर है, जिसमें आप देखेंगे कि एक यूटीआई बैंक, एक्सिस बैंक का, ये सब बैंक जो है ना पेंशन फंड मैनेजर के रूप में आपके एनपीएस का काम करते हैं। मतलब आपके रुपये को जो है ना मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं पेंशन फंड मैनेजर। एक ट्रस्टी बैंक होता है, ट्रस्टी बैंक का काम होता है कि जब जो भी जो है ना ट्रस्टी बैंक सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे मानिए आप सब्सक्राइबर है, एनपीएस में आपने जुड़ा तो आप उसके सब्सक्राइबर बन गए, ठीक है। एक एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर होगा, अभी मैं बताता हूँ एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, ठीक है। तो ट्रस्टी बैंक सभी को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि इस अकाउंट से जो है रुपया का जो है रुपया निकालेगा, जैसे सब्सक्राइबर निकालता है तो आप बैंक ऑफ इंडिया से इसे निकाल सकते हैं। अब रहा कि एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। देखिए क्या मैंने बताया कि आपका जो एनपीएस अकाउंट है ना, एनपीएस अकाउंट जो है ना आफ्टर 60 के बाद जो है निकालने का आपका दिया जाता है। आफ्टर 60 के बाद आप इसमें से कुछ रुपया निकालिए और कुछ रुपया को जो है ना आप पेंशन के लिए रखिए। पेंशन के लिए एक एन्यूटी खरीद लीजिए, एन्यूटी प्लान खरीद लीजिए, ठीक है। जिसके द्वारा जो है ना उस रुपये का, मानिए कि आपने एनपीएस में 1 करोड़ रुपया जमा किया, तो आप 1 करोड़ रुपया में आफ्टर 60 ईयर, 60 साल के बाद जो है 60 लाख रुपया निकाल सकते हैं। मतलब दैट मीन 60% रुपया निकाल सकते हैं। और जो 40% रुपया, 40 लाख बचा ना, उसका आप क्या कीजिए, एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जो है एक आप जो है एक पेंशन का एन्यूटी खरीद लीजिए, जिसके द्वारा जो है हर मंथ आपको कुछ रुपया दिया जाएगा। तो एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर आपको पेंशन पर मंथ पेंशन के लिए एक प्लान देता है, जो आपको पेंशन के रूप में मिलता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। एनपीएस जो है एक लिखा है कि एनपीएस ट्रस्ट क्या होता है, तो ये हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के द्वारा आपके सभी फंड को जो है ना देख रेख करता है। मतलब फंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी एनपीएस ट्रस्ट के पास है। तो इसीलिए गवर्नमेंट स्कीम है, मतलब आपका जो रुपया है ना फुल्ली सुरक्षित है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रखा गया है एनपीएस ट्रस्ट के द्वारा, ठीक है। अब रहा पीएफआरडीए, तो मैंने पहले ही बताया था पीएफआरडीए जो है गवर्नमेंटल बॉडी है, जो इस पूरे एनपीएस को जो है क्या करता है, ये पूरे एनपीएस को ऑटोनोमस बॉडी के द्वारा जो है रेगुलेट एंड डेवलप किया जाता है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि पीएफआरडीए क्या होता है। अब देखिए क्या है कि हम लोग जैसे ही अपना अकाउंट खोलेंगे ना एनपीएस में, तो इसका क्या रूल है। आप क्या, अगर मानिए कि आप 80 साल के हैं, तो क्या एनपीएस खोल सकते हैं, तो नो, ठीक है। एनपीएस में खोलने के लिए जो मिनिमम एज है ना 18 साल है, और जो मैक्सिमम एज है ना 18 से लेकर के 70 साल है, ठीक है। 70 ईयर तक जो है ना आप एनपीएस खोल सकते हैं। यहाँ 60 लिखा है, ये एक्चुअली पुराना डॉक्यूमेंट है। एनपीएस अकाउंट अब जो है ना 18 to 70 ईयर तक कोई भी पर्सन जो है इसे खोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे खोलने का कुछ रूल है क्या, तो यस देखिए जैसे ही आप खोलिएगा ना, तो आप, मैंने क्या बताया, एक पैन नंबर आपको देगा, ठीक है। पीआरएन नंबर देगा, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर देगा, जो 12 डिजिट का होगा। साथ ही साथ जो है ना आपसे 500 रुपया लेगा, जो पहला कंट्रीब्यूशन होगा आपका। जैसे टीयर 1 अकाउंट खोलिएगा ना, देखिए टीयर 2 अकाउंट वही आदमी खोल सकता है जिसके पास टीयर 1 अकाउंट हो, ये बात को हमेशा याद रखिए। तो जैसे ही आप टीयर 1 अकाउंट खोलेंगे ना, तो 500 रुपया लेगा अकाउंट खोलने का, ठीक है। खोलने का नहीं ले रहा है, वो आपका पहला कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में, ठीक है। खोलने का तो 0 रुपया है, लेकिन फर्स्ट कंट्रीब्यूशन के रूप में आपको उसी दिन अकाउंट खोलने के समय ही आपसे 500 रुपया लेगा। अब रहा कि ठीक है आपने 500 जमा कर दिया, तो क्या आपको लग रहा है कि मतलब अब फिर रुपया नहीं देना है क्या एनपीएस में। नहीं, देखिए एनपीएस में आपको ना हमेशा जो है कुछ कुछ रुपया डालते रहना चाहिए, ताकि जो क्या हो आपके पेंशन के लिए, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट जो है ना, आप अगर जॉब कर रहे हैं तो रिटायरमेंट के बाद उसका फायदा उठा सके। या आप एक सिंपल पर्सन है, सिंपल सिटीजन ऑफ इंडिया है, एक फार्मर है, आप उसमें जो है ना एनपीएस में कुछ कुछ रुपया डालते रहिए। कुछ रुपया का मतलब क्या होता है, तो देखिए मिनिमम जो है ना एक साल में आपको 6,000 रुपया कम से कम डालना है, कि नहीं आया समझ में। टीयर 1 अकाउंट में कम से कम एक साल में 6,000 रुपया आपको डालना है, ठीक है। तब जाकर के आप जो है ना 60 साल के बाद निकालेंगे, तो आपको कुछ रुपया निकल जाएगा और कुछ रुपया को पेंशन बना दिया जाएगा, जो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे टीयर 1 अकाउंट के बारे में।
अब रहा कि टीयर 2 अकाउंट के बारे में कुछ बताइए। तो देखिए टीयर 2 अकाउंट जो है ना वही आदमी खोल सकता है जिसके पास टीयर 1 अकाउंट हो। जैसे ही आप टीयर 2 अकाउंट खोलिएगा ना, तो आपको जो है ना जैसे ही अकाउंट खोलिएगा ना तो 1000 रुपया आपसे लेगा, जो आपका पहला कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, टीयर 2 में। ठीक है, और क्या है टीयर 2 में, तो टीयर 2 में जो कहा गया है कि जो है ना आप हर साल के अंत में टीयर 2 में कम से कम 2000 रुपया रखिए। अब रहा कि सर टीयर 2 में रुपया रखने की जरूरत, हर साल देने की जरूरत है कि नो, देखिए टीयर 2 अकाउंट बनाया गया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपको मन है तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, नहीं मन है तो टीयर 2 में जो है ना कम से कम 2000 रुपया रखे रहिए। ठीक है, ठीक है कि नहीं आया समझ में। तो टीयर 2 अकाउंट में हर साल जो है 2000 रुपया जो है लास्ट तक, हर साल के अंत तक आपको 2000 रुपया मिनिमम बैलेंस के रूप में रखना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा रखते हैं तो उसको आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है रख सकते हैं, कि नहीं आया समझ में। टीयर 2 अकाउंट आ गया समझ में। तो टीयर 1 टीयर 2 अकाउंट हो गया। अब रहा कि सर इतना सारा जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इसका कुछ चार्जेस लेता है क्या एनपीएस। तो एनपीएस जो है ना एक मिनिमम अमाउंट, बहुत ही छोटा चार्जेस लेता है, जो नहीं के बराबर होता है, 0.01% के लगभग होता है। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट लेता है। अब रहा कि सर इन्वेस्टमेंट का क्या पॉलिसी होता है, इसमें जो मैंने रुपया डाला उसका कैसे इन्वेस्टमेंट करता है गवर्नमेंट, और कैसे मैं खुद कर सकता हूँ। तो मैंने क्या बोला कि एनपीएस अकाउंट में, ठीक है, दो तरह से इन्वेस्ट किया जाता है। एक तो होता है ऑटो चॉइस और एक होता है एक्टिव चॉइस। ऑटो चॉइस में आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना रुपया टीयर 1 में रखिए, जिसको करना है ना वो इन्वेस्ट कर देगा। दैट मीन्स पेंशन फंड मैनेजर जो होगा वो आपके रुपये को इन्वेस्ट कर देगा। और एक होता है एक्टिव चॉइस, जिसमें आप कहते हैं कि नहीं मैं खुद जो है ना अपना रुपया जो है इन्वेस्ट करूंगा मार्केट में अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब रहा कि सर 3 तरह के, आपने बोला कि 3 तरह के जो है ना इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एक होता है इक्विटी बॉन्ड में, एक होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड में, एक होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखिए इक्विटी जो होता है ना वो सबसे हाई रिस्क वाला होता है, मतलब जो है ना इसमें जो है ना आपका रिस्क ज्यादा रहता है। तो अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो इसमें रिटर्न भी हो सकता है आपको ज्यादा हो, या पूरा लॉस भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है ई का मतलब होता है इक्विटी। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना जो होता है हाई रिटर्न हाई रिस्क, कि नहीं आया समझ में। उसके बाद होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड को माना जाता है कि ये एक मीडियम रिटर्न है और मीडियम रिस्क है। आपको एक मीडियम अमाउंट ऑफ रिटर्न इससे मिलेगा और एक मीडियम रिस्क भी मिलेगा। और एक होता है लो रिटर्न लो, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है, गवर्नमेंट तो कभी खत्म नहीं होने वाला है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है उसमें कोई रिस्क होता ही नहीं है। ठीक है, तो लो रिटर्न लो, इसीलिए उसमें कम परसेंटेज जो है ना आपको इंटरेस्ट के रूप में मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट जो है ना इस तरह से किया जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का कुछ लिमिट लगाया गया। मानिए कि ऑटो चॉइस अगर आप करते हैं, ठीक है, तो ऑटो चॉइस में तो है उसका लिमिट लगाया गया है कि इतना परसेंटेज जो रुपया है इसमें लगाएगा, इतना इसमें, इतना इसमें। उसी तरह मानिए एक्टिव चॉइस है, माने आपने जो है ना एक्टिव चॉइस चूज किया, तो एक्टिव चॉइस में क्या कर सकते हैं आप। मानिए कि आपके एनपीएस अकाउंट में मानिए टीयर 1 में 1 लाख रुपया है। ठीक है, मानिए कि 1 लाख रुपया टीयर 1 अकाउंट में, तो इसका जो 75% होगा ना वो आप ई में लगा सकते हैं। ई मतलब इक्विटी में लगा सकते हैं, जिसमें रिस्क ज्यादा होते हैं 75% तक। लेकिन इसमें भी कहा गया कि 50 साल तक ही आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है आपको उसमें सीजी में लगा देना है, दैट मीन्स कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा देना है। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि सर अगर मैं एक्टिव चॉइस चूज करता हूं तो 50 साल के एज तक हम जो है ना इक्विटी में 75% तक अपना रुपया लगा सकते हैं, टीयर 1 का 75% तक लगा सकते हैं। ठीक है, कि नहीं आया समझ में। और अगर 50 साल के बाद जैसे ही आप क्रॉस करेंगे ना तो आपको जो ना ये लिमिट घटते जाएगा, 75% आप ई में नहीं लगा सकते, मतलब इक्विटी जो है जो हाई रिस्क वाला है तो उसमें आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे घटते 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 बहुत कम हो जाता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एक्टिव चॉइस में आपको क्या करना रहता है, कितना परसेंटेज तक जो है आप ईसीजी में लगा सकते हैं, ये एक्टिव चॉइस का रूल होता है। सीजी जो है मीडियम रिटर्न वाला जो है, सीजी कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है ना, इसमें जो है ना आप 100% रुपया लगा सकते हैं। एक्टिव चॉइस में 100% आप सीजी में लगा सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ई में लगाने का मतलब एक्चुअली जो है ना इक्विटी हाई रिस्क होता है ना, तो आपका रुपया लॉस ना हो जाए, इसीलिए उसमें 75% का सीलिंग लगाया गया है। अगर मानिए आप ऑटो चॉइस चूज करते हैं, जो लगभग में ज्यादातर लोग जो है ना ऑटो चॉइस ही चूज करते हैं एनपीएस में, तो अगर आप ऑटो चॉइस चूज करते हैं ना तो इसमें कुछ रूल दिया गया है कि अगर आप 18 से 36 साल की पर्सन है ना, अगर आप एनपीएस में 18 से 36 साल के बीच में लाइक करते हैं ना, तो आपका इक्विटी में 50% लगाया जाएगा, और जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड में 30% और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 20% लगाया जाएगा। अगर आप जैसे जैसे 36 से ऊपर जाइएगा ना, अब ये जो है ना इक्विटी में परसेंटेज को घटाते जाएगा, और इक्विटी में घटाते 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 10% पे ला देगा। ठीक है, आप समझ गए हो गवर्नमेंट का कितना अच्छा सा प्लान है कि आपको जो है ना 36 साल के बाद आपका रिस्क जो है ना रिस्क लेने का क्षमता थोड़ा घट जाता है ना, तो इसीलिए गवर्नमेंट कोशिश करता है कि इक्विटी में परसेंटेज को घटाते 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 10% पे ला देता है, कि नहीं आया समझ में। इक्विटी को और कॉर्पोरेट बॉन्ड को घटाते घटाते 10% पे ला देता है, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसमें 80% तक लेके चले जाता है।
इससे आप देख सकते हैं कितना अच्छा से आपका फंड को मैनेज करता है आपके रिस्क के अकॉर्डिंग, आपके एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसा ऑटो चॉइस में प्लान दी गई है, ठीक है। तो एक्टिव चॉइस, ऑटो चॉइस, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्या होते हैं। एक्टिव चॉइस में जो है आपको खुद लगाने के लिए आप जो है मार्केट में अपना रुपया खुद लगा करके उससे रिटर्न अच्छा खासा कमा सकते हैं। और जो ऑटो चॉइस होता है उसमें सरकार जो है एक लिमिट बनाया गया है कि अगर आप 36 साल तक है तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं, और 36 साल के बाद धीरे धीरे जो है आपका रिस्क को कम करते जाएगा। दैट मीन्स इक्विटी में रुपया जो है कम करते जाएगा और 10% तक ला देगा, ठीक है। अब रहा कि सर हम रुपया को निकालेंगे कैसे एनपीएस से। देखिए, एनपीएस से रुपया निकालने के लिए मैंने बोला आपको कि 60 साल से पहले भी कोई पर्सन निकाल सकता है, ठीक है, लेकिन उसका कुछ लिमिट है। और 60 साल के बाद तो निकालने का इसमें ऑप्शन ही दिया गया है। तो मानिए कोई पर्सन 60 साल से पहले निकालता है ना, तो केवल उसको 20% निकालने का मौका दिया जाता है, ठीक है। शायद अब ये 25% हो गया है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद जो रुपया बच जाता है ना, उसको आपको एक एन्युटी खरीदना पड़ेगा, मतलब कि पेंशन के लिए उस रुपया को, मतलब एक कुछ प्लान खरीदना पड़ेगा जो आपको पेंशन देगा, ठीक है, आफ्टर 60 ईयर। कि नहीं आया समझ में? तो कह रहा है कि 60 साल से पहले कोई पर्सन अगर निकालता है ना, तो जो है 80% रुपया को अपने पेंशन वर्ल्ड को एक लाइफ एन्युटी प्लान खरीदना पड़ेगा। लाइफ एन्युटी प्लान मतलब हर मंथ जिससे पेंशन मिलेगा, और 20% रुपया लिखा हुआ है कि विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन 60 से 70 के बीच में अगर आप रुपया निकालते हैं ना, मतलब आफ्टर 60 ईयर एंड बिफोर 70 ईयर अगर रुपया निकालते हैं ना, तो इसमें जो है ना आपको 60% लमसम अमाउंट निकाल सकते हैं इससे, और 40% का एन्युटी खरीद सकते हैं। एन्युटी कि नहीं आया समझ में? देखिए, मानिए कि 1 करोड़ रुपया मानिए आपके एनपीएस अकाउंट में है। 1 करोड़ में आप 60 लाख रुपया जो है ना 60 साल के बाद निकाल सकते हैं, और 40 लाख रुपये का जो है ना आप एक एन्युटी खरीद सकते हैं, जिसके द्वारा हर मंथ आपको पेंशन मिलेगा। कि नहीं आया इसमें? अब रहा कि सर ड्यू टू डेथ अगर हो जाए, मानिए किसी पर्सन का डेथ हो जाता है, एनपीएस में उसका अकाउंट खुला हुआ था, उसमें रुपया भी रखा हुआ था, तो डेथ के केस में क्या होता है? देखिए, हर एक में जो है ना आपको नॉमिनी डिसाइड, 3 नॉमिनी डिसाइड करने के लिए दिया गया है। एनपीएस में आपको 3 नॉमिनी बनाने को कहा जाता है। जो रुपया जो है ना आप अगर डेथ के केस में वो नॉमिनी को दे दिया जाता है, मतलब जो आप नॉमिनी बनाए होंगे, मदर, फादर, वाइफ, उसको ये रुपया दे दिया जाएगा एनपीएस में जितना भी रुपया होगा, ठीक है, ड्यू टू डेथ अगर होता है तो, ठीक है। अगर मानिए कि आप जो है 60 साल क्रॉस करके 60 लाख रुपया मैंने बताया निकाल लिया, और 40 लाख रुपये का आप एन्युटी खरीद लिए थे, पेंशन खरीद लिए थे, तो मानिए कि पेंशन जब मिल रहा था आपको, उस समय आपका डेथ हो गया, तब जो पेंशन है ना वो आपके जो है नॉमिनी को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कि नहीं आया समझ में? आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कैसे इसमें जो है रुपया निकाला जाता है, ठीक है। अब दिया है, मैंने बता रहे थे आपको कि एक फंड मैनेजर होता है, जो टियर 1 में आप रुपया जमा करते हैं ना, उसको जो है फंड मैनेजर जो है उसको मार्केट में लगाते हैं। तो देख सकते हैं आईसीआईसी बैंक जो है, आईडीएफसी जो है, आईडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट, कोटक महिंद्रा जो है पेंशन फंड मैनेजमेंट, रिलायंस जो है, एसबीआई और यूटीआई मतलब एक्सिस है। ये 6 जो है ना ये पेंशन फंड मैनेजर के रूप में एनपीएस में काम करते हैं। यही आपके रुपये को जो है ना मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल जो मैंने आपको बताया, कि जो ऑटो चॉइस, एक्टिव चॉइस का जो रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग ये लोग जो है मार्केट में इस रुपया को लगा करके, और लगभग में अभी तक देखा गया है कि 9% तक इंटरेस्ट इन्होंने दिया है, ठीक है, 9% तक रिटर्न दिया है। मतलब कि आप मानिए 1 साल में 1 लाख रुपया जमा किए, तो 9,000 रुपया जो ना आपको इंटरेस्ट के रूप में इन लोगों ने प्रोवाइड किया है एज ए पेंशन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, मतलब एज ए फंड मैनेजर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। मैंने बोल रहे थे जो है हम अपना अकाउंट कहाँ खुलवाएंगे, तो देख सकते हैं ये वो लिस्ट है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस का, जहाँ पे जाकर के आप अकाउंट खोल सकते हैं। आईसीआईसी बैंक है, आइडिया बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, लगभग में सभी बैंक को कवर किया गया। वहाँ पे जाकर के आप अपना एक एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि एनपीएस अकाउंट जो है ना ये इंडिया के सभी सिटीजन के लिए लागू है। इसका फायदा उठाना चाहिए इंडिया के सभी सिटीजन को, ताकि जो है ना एक रिटायरमेंट प्लान आपका तैयार रहे। आपको जो है ना 60 साल के बाद किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़े। आपको एक पेंशन के रूप में और एक लमसम अमाउंट के रूप में एनपीएस जो है 60 साल के बाद दे देता है। हर साल आप केवल 6,000 रुपया जमा कीजिए टियर 1 अकाउंट में, और देखिए 60 साल के बाद जो है ना आप कुछ रुपया उससे निकाल भी सकते हैं और कुछ रुपया का अपना पेंशन प्लान बना सकते हैं। क्या सर एनपीएस में ग्रीवेंस डाल सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम होगा? तो यस, एनपीएस में जो है ना आप ग्रीवेंस भी डाल सकते हैं। www.cra.nsdl.co.in पे जाकर के आप जो है क्या ग्रीवेंस डाल सकते हैं। साथ ही साथ सीजीएमए जो है सेंट्रल ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम पे जाकर भी आप कोई ग्रीवेंस अगर कोई शिकायत हो तो आप क्या कर सकते एनपीएस में डाल सकते हैं, ठीक है। तो एनपीएस के बारे में इतना ही था। कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ लिखा हुआ है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो एनपीएस के थ्रू पूछा गया है, वो सब आप देख सकते हैं कि कितना रुपया आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि टियर 1 अकाउंट में जो है ना
500 रुपया कम से कम जमा कर सकते हो और एक साल में कम से कम 6,000 रुपया आपको जो है जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर के आप 60 साल के बाद जो है 60 साल के बाद इसका 60% रुपया जो है आप लमसम अमाउंट निकाल सकते हैं और 40% का पेंशन खरीद सकते हैं। सब फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉज करके आप इसे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, ठीक है।